हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी, आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट, जो कि हम लेके आए हैं दृष्टि की टेस्ट सीरीज। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि दृष्टि एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जो कि दिल्ली में है, और वो यूपीपीसीएस के लिए, आईएएस के लिए जो टेस्ट सीरीज कराता है वो बेहतरीन होती है। उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप और हम मिलकर स्टार्ट करते हैं उसका पहला टेस्ट और उसका पहला पार्ट। तो हम पहला क्वेश्चन डिले ना करते हुए एक चीज पे ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सही है, सही नहीं है, ये सब चीजों पे हम बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी का मैं आपके साथ मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से और किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये लाइन जरूर पढ़ें, है ना, उसके बाद आप ये चीजें पढ़ें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या सही है वो बताना है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु इसे अत्यधिक महत्व प्राप्त है और संविधान की व्याख्या इसके प्रकाश में की जानी चाहिए। तो ये हमारी लाइन गलत है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात कह रहा है, जबकि हम जानते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी स्वतंत्रता पद जोड़े गए। तो ये भी हमारी लाइन गलत है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके ये पॉइंट नहीं जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं जोड़ा गया था। वहां पे जोड़ा गया था आपका अखंडता। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आए, और ये भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितने आपके मेंबर हो सकते हैं किसमें? विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हम जानते हैं कितने हो सकते हैं, 500। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम हो सकते हैं आपके 60। लेकिन आप ये और जान लीजिए कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद हैं, जैसे कि आपका सिक्किम, आपका गोवा और आपका मिजोरम। इसमें है आपके 32, इसमें है आपकी 40 और इसमें भी है आपकी 40। तो ये कुछ अपवाद हैं जिसमें कि 60 से भी नीचे है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि है आपके FAO के ऊपर। खाद्य और कृषि संगठन मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, आपको बतानी है कि वो सही है कौन कौन सी। अक्टूबर 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। नहीं, इसकी 50वीं वर्षगांठ नहीं बनाई गई, इसकी 75वीं बनाई गई। तो पहली लाइन गलत। फिर ये पूछ रहा है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी गलत, क्योंकि इसका जेनेवा में नहीं है, इसका रोम में है। और रोम कहाँ आता है? रोम आता है इटली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, ना तो एक ना आपका दो। कुछ FAO के बारे में जान लें, तो इसका जो हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, इसकी कौन सी ईयर है वो भी बता दी। तो हम ये जानते हैं कि ये UN का एक पार्ट है, UN का पार्ट है, और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है, ये भुखमरी जो होती है ना, हंगरनेस, उसको खत्म करने के लिए काम करता है। उसके ऊपर रेमेडीज उसके लेके आता है कि यार ये कैसे खत्म हो सके, लोगों तक खाना कैसे पहुंच सके, भुखमरी कैसे दूर हो सके, उसके ऊपर है। और इसका जो गठन हुआ था, इसकी फाउंडेशन जो हुई थी, तो उसकी डेट है 16 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता? तो यहाँ पूछा है उन्होंने, नहीं आता किसमें? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कार। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अवार्ड्स। तो इसमें हम जानते हैं कि जो अभी सोलर अलायंस हुआ है इंडिया में, उसके बिहाफ पे ये कुछ अवार्ड्स स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आपका विश्व सरैया आता है, अब्दुल कलाम के बारे में अभी हम नहीं बोलेंगे, कल्पना आता है और दिवाकर आता है। ठीक है, तो विश्व जो सरैया है, विश्व सरैया जो अवार्ड मिलता है वो मिलता है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट इसमें देती है। कल्पना चावला जो अवार्ड मिलता है वो देती है हरियाणा गवर्नमेंट। दिवाकर अवार्ड जो मिलता है वो मिलता है आपके भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार है, वो आपके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों में से नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, है ना, इसका आंसर आपका हो गया बी। भाई हो गया, इसका आंसर हो गया बी। ठीक, फिर आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है, नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका हिस्ट्री से, और उपनिषद मींस वेदांत। ठीक है,
किस उपनिषद से? उपनिषद कहा जाता है जब वेद लिखे जा रहे थे, उनके जो लास्ट चैप्टर होते हैं, लास्ट चैप्टर उनसे रिलेटेड थे। तो किस में कहा गया है? तो इसका आंसर है आपका फिफ्थ का, बताएं, फिफ्थ का आंसर है आपका सी, है ना, मतलब कंठोपनिषद। उसमें ये कहा गया है कि यम से नचिकेत पूछ रहे हैं कि मतलब मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु से कैसे निजात पाया जा सकता है, ये सब चीजें उसमें पूछी गई हैं। और जो आपका केन है, कनोपनिषद है ना, उसको हम कहें तो वो आपका दूसरा है, सेकंड है ये वाला। और आपका गंधार जो है आपका फर्स्ट वाला, वो आपका 10वां उपनिषद है, और ये आपका 9th है, ठीक है। फिर आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए निर्णय किया? तो आप सब जानते हैं कि दक्षिण जो भारत है और कृष्णा नदी के साउथ में जो साम्राज्य कहलाया वो कहलाया विजयनगर, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर थे आपके दो भाई, हरिहर प्लस बुक्का, फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें हरिहर बुक्का ने ये विजयनगर साम्राज्य बसाया था। कृष्णा नदी की दक्षिणी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, उसके किनारे पे, तो तुंगभद्रा के किनारे पे विजयनगर साम्राज्य बसाया गया, किसके द्वारा? हरिहर बुक्का के द्वारा। तो यहाँ पे हरिहर फर्स्ट इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपके इंटरलिंक होती है। क्या ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि तुंगभद्रा की किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये पूछ लिया कि तुंगभद्रा के किनारे पे कौन सा नगर बसा हुआ है, कौन सा साम्राज्य बसा हुआ था? तो विजयनगर हो गया। आपको ये पता होगा कि जो हरिहर है और बुक्का है वो संगम साम्राज्य के जो फाउंडर थे, संगम के, जिनका नाम था आपके भाव संगम, ये उनके बेटे थे, भाव संगम, ठीक है, ये उनके बेटे थे, ठीक। अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका ज्योग्राफी से। भूमध्य रेखा में निम्नलिखित किन देशों के समूह से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो पहला बोल रहा है ब्राजील, भारत और मालदीव। दूसरा भारत, इक्वाडोर, सोमालिया। तीसरा इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मालदीव, केन्या, युगांडा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें भारत नहीं आता, तो ये पहला ऑप्शन कट। फिर दूसरे में भी भारत देखा है तो ये भी कट। आपको ये पता होना चाहिए कि हांगकांग भी नहीं है, तो ये भी कट। तो बचा कौन सा? फिर बचा 7 का डी। अब आती है बात इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा पे कौन से देश हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि टोटल देश कितने हैं, 13 देश। तो उनके नाम लिख लेते हैं एक बार, जो कि हमें याद भी होने चाहिए। तो पहला देश है आपका इक्वाडोर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्वाडोर। फिर दूसरा है आपका कोलंबिया। फिर तीसरा है आपका ब्राजील। चौथा है आपका गैबोन। पांचवा है कोंगो गणराज्य रिपब्लिकन, कोंगो रिपब्लिकन। और फिर है आपका युगांडा। और फिर है आपका केन्या। फिर है आपका सोमालिया। फिर है आपका मालदीव। फिर है आपका इंडोनेशिया। फिर है आपका कवरत्ती। फिर है आपका साउटोम, और फिर है आपका प्रिंसिप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये आपके 13 देश हैं। तो हमारा आंसर हो गया मालदीव, केन्या, युगांडा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है? तो हमें पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, वो विश्व की उस बेल्ट पे होते हैं, है ना, ये कहा जाता है ना रिंग ऑफ फायर, है ना, रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक चीज पता होनी चाहिए कि रिंग ऑफ फायर में कौन सा नहीं आता। सबसे पहले अगर ये पता हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि बाल्टिक सागर एक ऐसा जोन है जहां पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं कि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ना, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने के वाला पहला दुनिया का देश बन गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में कौन से देश ने चेहरे का यूज किया है, उसका फेस आइडेंटिफिकेशन उसने यूज किया है। तो इसका आंसर है आपका सिंगापुर, ठीक है। ये पहला देश है ऐसा सिंगापुर जिसने फेस को यूज करके वहां की आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया है। तो ये करंट का टॉपिक हो गया। फिर आता है विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नगर दिवस जो स्टार्ट किया था वो किया था आपके यूएन ने, ठीक है। ये यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कब किया गया था? 31 अक्टूबर को, ठीक, 31 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या बात होती थी कि आप जितने भी शहर हैं उनके विकास के लिए ये काम करता था। और जो इसकी एग्जैक्ट ईयर है जब से ये स्टार्ट हुआ था, 2013 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 2013 में।
और किस चीज के लिए? शहरों के विकास के लिए। ठीक है, फिर आते हैं आपके 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वल्लम कल्ली का सही वर्णन करता है? वल्लम कल्ली क्या है, मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वल्लम कल्ली क्या है? तो एक प्रकार की नाव रेस है, नौका रेस है, एक प्रकार की लोक नृत्य है, एक प्रकार का मंदिर स्थापत्य है, पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजा गया एक पुष्प है। तो हमें पता होना चाहिए वल्लम कल्ली जो है वो आपकी एक नाव रेस है, नौका रेस है। वल्लम कल्ली के बारे में हम जानते हैं कि वल्लम कल्ली आपके केरल में जो नाव रेस होती है उसका एक टाइप है, केरल में ये होती है नौका रेस, है ना, उसका एक टाइप है। इसमें कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने एक नाव की शेप बनाई थी जिसको बोलते हैं आपका पोलियोडियम, है ना, मतलब सर्पीली होती है वो, इस तरीके से होती है कुछ, है ना, उसके बारे में है ये। और ये वहां के पार्थ सारथी मंदिर है, पार्थ सारथी मंदिर, उसको ये अर्पित होती है, उसके लिए ड्यूटी होती है, उसके बारे में मतलब उसको ये मतलब उसको अर्पित की जाती है, उसके मतलब क्या शब्द होता है, उसको डोनेट होती है ना। ठीक है, तो वल्लम कल्ली इज अ टाइप ऑफ बोट रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कथनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। मतलब ये पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए तो किस हिसाब से होता है। तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस ऑर्डर में रहता है ना। तो इसका ऑर्डर बना लेंगे, है ना। तो इसका ऑर्डर जो हम देखेंगे, सबसे पहले शुद्ध पारा दे रखा है, वायु दे रखा है, पारा दे रखा, शुद्ध जल दे रखा है, वायु दे रखा है, पारा दे रखा है, स्वर्ण दे रखा है। ठीक है, तो इसका पहला हो गया वायु फर्स्ट, फिर हो गया शुद्ध जल सेकंड, फिर हो गया पारा थर्ड, और फिर हो गया स्वर्ण फोर्थ। तो इसका आंसर होगा 2 ये सी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो कम वॉल्यूम पॉइंट होता है कथनांक वो होता है आपका हीलियम का। ठीक है, इसका कितना होता है -268, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन -252, फिर वायु एयर इसका होता है -191, फिर आपका आता है पारा, फिर आता है आपका शुद्ध जल, फिर आता है आपका एल्युमिनियम, फिर आता है आपका गोल्ड। गोल्ड का जो होता है वो होता है आपका ये। ठीक है, और आपका एल्युमिनियम का होता है 1800, इसका होता है शुद्ध जल का 100, और पानी का होता है आपका 357, ये होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो गया। फिर आते हैं आप 13वें क्वेश्चन पे, ये है मिरर से। ठीक है, दर्पण के प्रकार और उनके उपयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों से एक चयन कीजिए, सुमेलित कौन सा सही है। सही पूछा है तो सही के बारे में बताना है। समतल दर्पण मोटर कारों की हेडलाइट, उत्तल बसों का रियर व्यू, अवतल सोलर कुकर। तो हमें पता होना चाहिए समतल को प्लेन बोलते हैं, आपके उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं, और अवतल को कॉनकेव बोलते हैं। तो कौन सा सही है, इसने पूछा है कौन सा सही है। तो हमें पता है कि मोटर कारों की जो हेडलाइट होती है वो समतल नहीं होती है, वो अवतल होती है, मतलब कॉनकेव होती है, वो कॉनकेव होती है, ना कि समतल। तो पहला गलत हो गया, पहला जहां जहां होगा उसको काट लें पहले, ये कट गया। अब बचे 2 और 3। हमें पता है कि अवतल दर्पण सोलर कुकर में यूज होता है, तो मतलब ये एकदम सही है। 3 वाला जो है वो एकदम सही है, अब 2 अपने आप सही हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारक है, उसका कारण है, तो उसको पढ़िए और फिर आंसर बताइए। तो आगे पूछा है कौन सा सही है। तो अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाईली मोस्ट मेटल्स एग्जिस्ट एज आयंस। ठीक है, फिर इसका कारण क्या बोल रहा है, अधिकांश धातुओं की प्रकृति अत्यधिक घन विद्युतीय होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हम देखेंगे वो ये चीज ये कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और आयंस में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एकदम सही बात है ये कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो लोग, और वो सारे के सारे आयंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ए और आर एकदम सही है, और ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो समावेशी मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ये कौन सी चीज सही नहीं है। तो पहला चीज बोल रहा है अंत क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, दूसरा बोल रहा है कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण, तीसरा बोल रहा है उद्योगों का बेहतर प्रसार, चौथा बोल रहा है कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव। तो आप ये सब जानते हैं कि अगर अंत क्षेत्रीय असंतुलन में कमी होगी तो वो होगा, उसके साथ उसके मतलब उसमें आता है। फिर दूसरा बोल रहा है कौशल विकास के लिए अवसरों में निर्माण, यस एकदम सही। उद्योगों का बेहतर प्रसार, एकदम सही। कृषि के क्षेत्रों में क्रमिक बदलाव नहीं होता है, यहाँ पे औद्योगिक बदलाव आएगा। अगर उद्योग बढ़ेंगे तो चीजें फिर ये हो सकता था, अभी क्रमिक बदलाव है तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। यह मिशन नई योजनाओं की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो हम ये सब जानते हैं
कि आपका जो मिशन था NNM उसके बारे में कि ये 8 मार्च 2018 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था NNM? 8 मार्च मार्च 2018। 8 मार्च को एक दिन और होता है, विश्व महिला दिवस। इस दिन स्टार्ट हुआ था कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट हुआ था। और इसमें आप ये बहुत सारी चीजें जानते होंगे, बट जो इसके ऑप्शंस में है तो इसमें नई चीजें नहीं होती हैं, नई चीजें स्टार्ट नहीं की जाती हैं, उसी से रिलेटेड होती हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा ये बोला ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है, तो नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं है। ये आपका जो प्रोग्राम है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, ठीक है। किसका है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, MWCD का है, ठीक है। तो इसको ये मंत्रालय डिपार्टमेंट चलाता है, ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 इको जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको जोन का मतलब होता है कि एक बाउंड्री लाइन सी खींच जाती है जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र से मतलब दो अलग अलग स्पेसीज को अलग करती है ना, लेकिन रहते साथ में, लेकिन वो अलग अलग जोन्स में उनको डिवाइड कर देती है। तो ये पूछ रहा है वो अपेक्षाकृत समान वनस्पतियों और जीवों के साथ व्यापक जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है। वो पौधे एवं जानवरों के ऐतिहासिक एवं विकासवादी वितरण पर आधारित होता है। तो ये चीज एकदम सही है दोनों, क्योंकि मैंने अभी बताया और साथ साथ ग्रो करते हैं, लेकिन उनके जोन अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों चीजें एकदम सही, ठीक। फिर 18वां क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला इकोसिस्टम, एक तरफ नाम दिए हैं, एक तरफ खोजकर्ता दिए गए हैं, उनके किसके द्वारा खोजा गया? इकोसिस्टम A.G. टेंसले, इकोलॉजी अर्नस्ट हैक्ले, फिर डीप इकोलॉजी ओडम, फिर आपका डी जो ऑप्शन है इकोलॉजिकल नीचे जोसेफ ग्रिनेल। तो हमें ये सबको पता है कि इकोसिस्टम जो है आपका टेंसले ने दिया, ठीक है। फिर इकोलॉजी जो है हैकेल ने दिया, आपका डीप इकोलॉजी जो है वो नेस ने दिया, ना कि ओडम ने। ये किसने दिया? नेस ने, ना कि ओडम। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, और इकोलॉजिकल नीचे आपके ग्रिनेल ने दिया, ठीक है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे, जो चावल की फसलों में संक्रमण का कारण बनता है, ओके। फिर दूसरा ऑप्शन जो एक प्रकार की फफूंद है। तो इसके बारे में हम ये जान लें कि इसने पूछा है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, एक और ना तो दो। तो हमें पता है कि जो एक प्रकार का संक्रमण है चावलों में होता है, ये हमें पता है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि ये फफूंद है, नहीं ये फफूंद नहीं है, ये एक तरीके की बैक्टीरिया होती है, आपका जीवाणु होता है ना, जीवाणु बोलते हैं ना, ये एक जीवाणु रोग है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ना कि फफूंद। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। चावल में हो जाता है और उसी को बोलते हैं झुलसा रोग, है ना, चावल में हो जाता है, उसी वजह से इसको झुलसा रोग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपिला, कपिला प्रोजेक्ट, कपिला कैंपेनिंग जिसको कहा गया। तो कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? कौन से मंत्रालय ने? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और महिला एवं बाल विकास। तो बहुत सारे लोग कपिला पशु आहार याद करके किस में मार देंगे? पशुपालन पर, लेकिन इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अभी स्टार्ट किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो है, आप इसको पढ़ेंगे तो अभी अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया ये, है ना। और इसकी फुल फॉर्म आपकी बनती है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, कपिला, KAPILA, कपिला कैंपेनिंग शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है जैसे कि IIT वगैरह में है, जो कुछ नया कुछ इन्वेंट करते हैं, उनके पेटेंट को लेकर ये बात कही गई है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए कि आप पेटेंट करा लें जिससे आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। आप देखिए कि दृष्टि कितना बढ़िया पेपर लेता है, हर चीज है, करंट है आपका पॉलिटी है, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, सब है ना। तो दृष्टि की टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन है, तो उसको लगाइए हमारे साथ। फिर आता है आपका 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतर्गत गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के नियुक्त एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की? तो ये वो कमेटियों के बारे में पूछ रहा है जो एट द टाइम ऑफ संविधान सभा जब बनी थी, और उसके अंदर कुछ समितियां बनी थी। तो इस मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की कमेटी के बारे में पूछ रहा है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उसके हेड कौन थे, तो उसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो हमें ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑप्शन के बिना याद होने चाहिए, तो उसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी के अंदर कुछ समितियां और बैठी गई थी जिनकी संख्या थी 5। तो ये जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो अभी इसका आंसर है बी। फिर आता है 22वां क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CAG के बारे में पहले तो एक चीज जानते हैं, ये 148 आर्टिकल नंबर में है, ठीक है। फिर हम ये जानते हैं कि CAG अभी मुर्मू है ना, मुर्मू जी है ना। अब हम जानते हैं CAG को उन्हीं आधारों पर
और रीति से हटाया जा सकता है जिस आधार पर और रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अच्छा, एकदम सही कह रहे हैं, तो अभी इसे टिक कर दीजिए। फिर इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं, इसका कार्यकाल होता है 6 साल। तो ये चीज गलत हो गई, तो केवल एक सही है ना। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। तो 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय समुदाय कौन था। तो हम सब जानते हैं कि मुर्मू का पूरा नाम क्या है, जीसी मुर्मू ना, जीसी मुर्मू, ठीक है। तो हाँ, फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन पे कि यूरोपीय फर्स्ट कौन थे। तो हम सब जानते हैं कि आपके पुर्तगाली थे वो, और पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फिर फ्रेंच, ये 5 का ऑर्डर था, जो कि हम बहुत अच्छे से अपनी हिस्ट्री की क्लास में पढ़े हैं। मैंने एक इसमें लिंक भी दिया है, पुर्तगालियों मतलब यूरोपियों का आगमन, ये पहली क्लास थी हिस्ट्री की, उसमें है ये, ठीक है, तो आप उसको भी पढ़िए। चलिए, आप ये भी देखिए कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे एंड में गए, आए सबसे पहले, गए सबसे एंड में, ठीक, सबसे ज्यादा टाइम गए हैं। फिर आते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है ये पूछ रहा है, तो आप तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, भारत ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सत्यशोधक समाज है वो इनका नहीं है, वो किसका है, ज्योतिबा फुले का है, पहली चीज। फिर हम तत्वबोधिनी सभा के बारे में भी जानते हैं कि ये इनका नहीं है, ये किसका है, देवेंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। फिर हम ये जानते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया किसका है, यस, वो इनका है, गोपाल कृष्ण गोखले का है। भारत ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय का नहीं है, ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय का, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को प्रतिनिधियों के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी तत्काल की न्यूज है, ये करंट की न्यूज है कि यूपी ने अपना जो जेवर वाला एयरपोर्ट है उसमें पीपीपी पार्टनरशिप को अप्लाई किया है और यूपी ने ये चीज समझौता साइन किया है, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इस पर विचार कीजिए और नीचे पूछा प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, फिर दूसरा, सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु भारत के सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों में एक है, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं कि जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है वो भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय इशू करती है, तो नहीं, उसको एक पब्लिक संस्था है वो इशू करती है, ना कि गवर्नमेंट इशू करती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु भारत के सर्वश्रेष्ठ, नहीं, तो तमिलनाडु भी नहीं है, वो है केरल, तो केरल उसका बेस्ट स्टेट है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में है गोवा, छोटे राज्यों में गोवा, ठीक है। फिर आते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। फिर आते हैं 27 पे, हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। फर्स्ट आपकी वो मिसाइल जो कि भारत ने खुद बनाई है, स्वदेशी मिसाइल है, एंटी रेडिएशन है वो, तो उसका नाम क्या है, अमोघ फर्स्ट, रुद्रम, K100, धनुष। तो इसका सही आंसर है रुद्रम, बी ऑप्शन, ठीक है, रुद्रम इज अ करेक्ट आंसर। फिर आते हैं आपके जो कि किसने बनाई है, DRDO ने, ठीक है। फिर आते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्राकोल के बारे में बात कीजिए। इंद्राकोल हमें पता है क्या है, इंद्राकोल इज द पॉइंट विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, है ना, नॉर्थ में सबसे ऊपर का पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंद्राकोल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इंद्राकोल के बारे में बात कर रहा है, यह महान हिमालय में अवस्थित है। अच्छा, इसका नाम दिव्य प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ओहो, ठीक है। इंद्राकोल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस कराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो कि चीन के नियंत्रण में। अच्छा, ये बात कह रहे हैं। आपने सारे ऑप्शन देख लिए, और अब एक चीज जान लीजिए कि जो आईसी है, इंद्राकोल है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ना कि ग्रेट हिमालय का, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर दूसरा, ये इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं रखा गया है, ये मां लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है, देवी लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है, इसलिए ये भी गलत है ना, क्योंकि देवी लक्ष्मी का नाम है इंदिरा, ना कि इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। फिर थर्ड ऑप्शन इसका सही है, इंद्राकोल के उत्तर में स्थित भूमि जो ट्रांसफर वो है उसमें आपका चीन का नियंत्रण में है, तो LAC जिसको कहा जा रहा है वो है, तो ये चीज एकदम सही है। तो केवल 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उसका आप एक तरफ बांध दे रखे हैं, फिर दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है ना, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि स्टेट है ना, कौन से स्टेट में कौन सी चीज पड़ रही है। तो चलिए करते हैं। तो पहला सिंगुर बांध आपका तेलंगाना में। अच्छा, ये याद रखिएगा, थोड़ा इन पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने अभी इस क्वेश्चन में नहीं किया तो गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। तो सिंगुर बांध आपका तेलंगाना में, आपका कंडरधा बांध आपका गुजरात में, आपका माता टीला उत्तर प्रदेश में, और कोयल कादो परियोजना बिहार में। तो हमें ये पता है कि सिंगुर तेलंगाना में है, कांडलदा आपका गुजरात में, माता टीला उत्तर प्रदेश में जो कि पेटवा नदी पे है ना।
और आपका जो सिंगुर है वो आपका कौन सी नदी पे है, मजीरा नदी पे है ना, ये मजीरा नदी पे है, ये बेतवा पे है, और कंढांगा आपका कौन से पे है, वो पड़ता है आपका माही पे, माही, ठीक है। और कोयल और कारो एक अलग अलग नदी है, दो नदियां हैं जो कि बिहार में नहीं है उसका प्रोजेक्ट, झारखंड में, झारखंड उसका सही आंसर है। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया कोयल कारो, ठीक है, झारखंड। फिर आते हैं आप तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कोशिका सेल की खोज किसने की, तो सबको पता है रॉबर्ट हुक, इधर उधर नहीं करते, सीधे रॉबर्ट हुक उसका आंसर। 31 क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो हम सब जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, लिवर, है ना, लिवर। फिर आता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट गिनी कोफिशिएंट इंडेक्स के बारे में बात कीजिए कि यह जनसंख्या की आय प्रतिशत की आय के वितरण के माप करता है, यह एक उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समता इंगित करता है, वहीं कम इसका विपरीत होता है, यह एक कंजुनिक्स वक्र के दर्शाता है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा इस तरीके के क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से जो ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, कुछ आपको स्किल्स होंगे वो ध्यान देने होंगे, कुछ कर्व होंगे वो ध्यान देने होंगे, जैसे कुंजनेक्स वर्क इसमें बोल दिया वो ध्यान देना होगा कि ये क्या बोल रहा है। तो आपको ये पता होगा कि यह जनसंख्या में आय प्रतिशत के आय के वितरण को मापता है, एकदम सही बात है। यह एक उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समानता इंगित करता है, वहीं तो इसका अधिक समानता नहीं करता, ये असमानता करता है, असमानता, यहाँ समानता नहीं होगा असमानता होगा, तो ये गलत हो गया। फिर यह कोंजनेट्स वर्क नहीं, कोंजनेट्स कर्व को नहीं करता, ये आपका करता है लॉरेंज कर्व को, किसको करता है, लॉरेंज, ठीक है। लॉरेंज कर्व के बारे में हम जानते हैं, इस तरीके से होता है, ये होता है लॉरेंज कर्व, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर तो इसका आंसर हो गया केवल एक, ठीक है। फिर आता है 33rd क्वेश्चन। तो 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि वाले किसानों के प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने दी। तो हम सब जानते हैं कि जो 6,000 रुपए की सब्सिडी और हेल्प दी जा रही थी उनके खाते में, वो कौन से प्लान के तहत, कौन सी योजना के तहत दी जा रही है, तो सब इसका आंसर बहुत इजी लगा सकते हैं, पीएम किसान योजना, ठीक है, पीएम किसान योजना, ठीक। पीएम किसान योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1 दिसंबर 2018, ठीक है, 1 दिसंबर 2018 को ये स्टार्ट की गई थी। नोट छापकर घाटे के बजट के वित्त पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। 34वां क्वेश्चन देखिए कि नोट छापकर घाटे के बजट के जो वित्त पोषण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ये जो इकोनॉमी वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, इकोनॉमिक्स वाले, बहुत इजीली बता देंगे कि उसको बोलते हैं मोनेटाइज डिफिसिट, है ना। इंग्लिश में बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में सी ऑप्शन दे रखा है मौद्रिक घाटा, तो इसका सही आंसर होगा मौद्रिक घाटा, मोनेटाइज डिफिसिट, ठीक है। 35वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वन्य जीव अधिकार अधिनियम 2006, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद हम लगा पाएंगे। ये करंट का जो सेकंड ऑप्शन है वो करंट का टॉपिक था कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार प्रदान किया गया। ये कहाँ की है, ये है आपके मध्य प्रदेश के डिंडोरी जगह पड़ती है, वहाँ की एक जनजाति है बैगा, उसको दिया गया है, एकदम सही। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और सुबोध जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार पे आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है, नहीं, एकदम गलत है। इसको आपके जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाते हैं आपके केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, इसको केंद्रीय पर्यावरण नहीं बनाता है, केंद्रीय जनजाति बनाता है, केंद्रीय जनजाति, ठीक है, ये मंत्रालय बनाता है। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, किगाली समझौता संबंधित है। किगाली समझौता किससे संबंधित है, तो हम सब जानते हैं किगाली कहां पे है, कहां पड़ता है किगाली। तो किगाली के बारे में सॉरी, तो किगाली हम जो बात है, रवाडा है एक जगह, एक देश है रवाडा, वहां पड़ता है किगाली। तो किगाली समझौता, किगाली एग्रीमेंट रवाडा में एक जगह है, वहां पे हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए हुआ था, उसका उत्सर्जन कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हुआ ए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए ये किया गया था, और 2045 तक 2045 तक 85% कम करने की बात कही गई है, ठीक है। अब आते हैं 37 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो हमें संवैधानिक विकास जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री के तहत हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे एक्ट्स आएंगे उसको पढ़ेंगे, तो हम वहां पे अच्छे समझ लेंगे। तो अभी हम इसका आंसर देख लें, तो इसका आंसर है आपका कैबिनेट मिशन, मतलब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के तहत हम ये देखेंगे कि जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है। 38 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता।
तो यहाँ पूछा है उपराष्ट्रपति और कौन नहीं होता। तो हम सब जानते हैं राज्यों की जो विधानसभा होती है उसमें कोई भी रोल नहीं निभाती। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो एकदम हट गया, सीधा हट गया और आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, राज्यों की विधानसभा का इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसमें कभी भी आए तो एकदम मार दीजिएगा। फिर आता है 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के टाइम में सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, रास बिहारी बोस। तो हमें पता है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। ठीक है, करजन के टाइम हुआ था, हम सबको पता है। कृष्ण कुमार मित्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि हम इसका बहिष्कार करते हैं इन चीजों का। तो फर्स्ट व्यक्ति कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र। इनकी एक बुक भी है संजीवनी, है ना, संजीवनी एक पत्रिका है, वो इनकी ही है, कृष्ण कुमार मित्र की। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपका जो है वो ये क्या कहता है, हाँ 14 क्वेश्चन जो आपका है वो आता है आपका, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया? यहाँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जब डेथ हुई गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको चूज किया था, किसको अपॉइंट किया था? पहला उपाली, महाकश्यप, आनंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मनुष्य को खुद के कर्मों से सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद से काम करने होंगे, ना कि उपाली को बनाया, महाशय कश्यप, आनंद, इनमें से किसी को नहीं बनाया। तो इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 सूची 1 सूची 2, एक तरफ सूफी संत दे रखे हैं, एक तरफ सिलसिला दे रखा है, किस सिलसिले से थे, तो उसको मिलान करना है कि कौन से कौन सा। पहला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा शहाबुद्दीन, चौथा शेख अहमद सरेंदी। तो हम सबको पता है कि मुइनुद्दीन चिश्ती हो गए चिश्ती से, दारा शिकोह हो गया कादरी से, है ना, दारा शिकोह हो गए कादरी से। फिर हो गए आपके शेख शहाबुद्दीन, ये हो गए सुहावर्दी से, और शेख सरेंदी हो गए नक्शबंदी से। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, आपके 1 और 3 कट गए। फिर तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, तो आपका हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो हो गया आपका डी ऑप्शन। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन तीनों का ही गांधी जी की विचारधारा पर प्रभाव दिखता था। कैसे? हम ये बता सकते हैं कि जब गांधी जी कुछ काम करते थे, कुछ न किसी आइडियोलॉजी से वो प्रभावित होता था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो वो थोरो की से था, सविनय अवज्ञा आंदोलन थोरो की से था। और जो आपका ट्रांसलेट है उसका ये था कि ईश्वर, अहिंसा ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, अहिंसा पे चलिए, आप अहिंसा का कोई मत कीजिए। टॉलस्टॉय से अहिंसा, और रस्किन से जो था वो खुद की बॉडी के हिस्सों को एनर्जी देके काम करवाना, मतलब शारीरिक श्रम का सम्मान करना। इस पे जोड़ देना। तो तीनों से वो प्रभावित थे, ट्रांसलेट से भी थे, टॉलस्टॉय से भी थे, रस्किन से भी थे, और थोरो से भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ठीक। फिर आता है लोहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो लोहरी भी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, तो ये आपके हिमाचल में पड़ती है, और आपके जो शिमला वाला एरिया पड़ता है, कुल्लू घाटी, है ना, सतलुज नदी पे है। तो इसका आंसर हो गया बी, सतलुज नदी लोहरी जल विद्युत परियोजना, इसको हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखिए। और इसकी जो मेगावाट है वो शायद पड़ती है, एक बार आप और चेक कीजिएगा, 210 मेगावाट है उसका, है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है आपका SCO शिखर सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर से विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, सही, इसको हम जानते हैं 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना है, तो ये तीसरी बैठक होनी चाहिए उसकी, है ना, ये हम जान गए। फिर बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अच्छा, फिर दूसरा, यह संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 20वां सम्मेलन। मैंने जस्ट अभी बताया कि हाँ ये 20वां था, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता थी वो मोदी जी ने नहीं की थी, वो पुतिन जी ने की थी। इसने की थी पुतिन जी ने, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 44 का बी, केवल 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और ये देखिए कि जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पड़ती है। ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पड़ रही है, तो हम ये देखते हैं युकाटन पड़ता है मैक्सिको में, तो मैक्सिको किसमें है, बी ऑप्शन में, बी चला गया। फिर ओलंटो जो पड़ता है वो पड़ता है इटली में, तो ओलंटो चला गया इटली के साथ। फिर मलक्का पड़ता है आपका इंडोनेशिया में, तो मलक्का चला गया इंडोनेशिया में। और टॉरेंस पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया। तो पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन है, सीधे बी आंसर हो गया इसका। फिर 46वां क्वेश्चन पड़ रहा है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह स्वर्णिम, उसमें थोड़ा सा कट गया है, अर्धचंद्र, वैसे वो स्वर्णिम अर्धचंद्र का निर्माण करता है ना। तो भारत, नेपाल, चीन, ईरान, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, भूटान, बांग्लादेश। तो ये वो एरिया है स्वर्णिम अर्धचंद्र जो कि अफीम की खेती की, अफीम का जो व्यापार है वहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश है जो 60 से लेकर 70% तक अफीम का बिजनेस करता है। तो ये स्वर्णिम अर्धचंद्र कहलाता है इन तीनों देशों का समूह, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ईरान
उगाता नहीं है लेकिन खरीदता है, आपका बेचता है, ऐसा इस तरीके से उसमें आता ही रहा। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बोल रहा है नहीं है। तो ऊर्जा जूल, दाब न्यूटन, तापमान रैकिन, ज्योति तीव्रता कैंडल। तो हम सबको पता है कि जो दाब होता है वो न्यूटन उसकी यूनिट नहीं होती है, आपकी जो दाब की यूनिट होती है वो होती है पास्कल या बार, न्यूटन नहीं होती है, पास्कल या बार। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन गलत हो गया। ऊर्जा की जूल होती है, तापमान की रैंकिन होती है, ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है। ठीक है, फिर आता है 48 क्वेश्चन। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए पढ़ लीजिए, ठंड के दिनों में पीतल का जो फ्लास्क होता है वो गिलास से ज्यादा ठंडा लगता है। एकदम सही बात है, जो लकड़ी का गिलास होता है उससे एकदम ठंडा लगता है। ठीक, फिर दूसरा कारण क्या दे रखा है, पीतल की जो विशिष्ट ऊर्जा धरता है वो थोड़ा कट गया है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज मोर देन वुड। ठीक है, फिर ये बात कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो पीतल की ग्लास की ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू वुड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। क्यों? क्योंकि उससे कम होती है। ये इसका सही उल्लेख नहीं है, ये गलत है ना। ए सही है लेकिन आर इसकी गलत है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? तो उसका आंसर है आपका 2016। ये कुछ योजनाएं हैं, उनको तो एकदम याद करना होगा। पीएम गरीब कल्याण योजना है ना, ये याद करनी ही होंगी भाई, इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ये कब स्टार्ट हुई थी? 17 दिसंबर 2016 में स्टार्ट हुई थी, 17 दिसंबर 2016। और इसको कौन चलाता है? वित्त मंत्रालय चलाता है इसको। ठीक है, फिर आता है 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है? उस चक्र को क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मूल्य का उतार चढ़ाव होता है तो आपूर्ति का भी उतार चढ़ाव हो सकता है। उस चक्र को, उस वृद्धि के जो गिरावट और बढ़ रहा है उसके चक्र बनने पर क्या कहा जाता है? उस चक्र को, उस कर्व को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हुआ कॉबवे परिघटना, है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट होगा ना, तो वहाँ पे कर्व जो आपको इकोनॉमिक्स जब पढ़ाया जाएगा, जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वहाँ बहुत अच्छे से बताए जाएंगे कर्व वगैरह। तो इसका आंसर जो होगा वो कॉबवेव होगा। कॉबवेव कर्व्स वगैरह में आते हैं परिघटना, वो इस तरीके की जो चक्र होती है वो कॉबवेव परिघटना होती है। तो इससे आगे के जो 50 क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में करेंगे, और फिर जो 50 क्वेश्चन रह जाएंगे उसको पार्ट 3 में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। और हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, कल या परसों, आपको एकदम ये पार्ट मिलेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।